आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। यही कारण है कि इस वीडियो से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन साइड में रखकर फिर इस वीडियो में एंटर कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार इंडोनेशिया में डिफेंस अटैचे हैं और इंडोनेशिया में एक सेमिनार चल रहा था जहां पर उन्होंने कुछ बोला था जिसको लेकर अलग अलग तरीके के क्लेम्स किए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उनकी तरफ से कहा क्या गया था। As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface missiles. अगर एग्जैक्ट वर्ड्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया था कि वी लॉस्ट वन एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय वायुसेना ने एक एयरक्राफ्ट खोया था क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक कंडीशन लगाई गई थी, और वो कंडीशन क्या थी वो ना ही केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि उसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया था। पहलगाम का टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने किया था, और ये टेररिस्ट खुद को टीआरएफ बताते हैं। प्रैक्टिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद है, और जैश-ए-मोहम्मद एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट है। इस अटैक के रेस्पॉन्स में जब भारत की तरफ से अटैक किया गया था तो वो रेस्पॉन्स ट्राई सर्विसेज रेस्पॉन्स था, यानी कि भारत की तीनों सेनाएं वहां पर इन्वॉल्व थी, और सेनाओं की तरफ से जिस चीज को टारगेट किया गया था वो टेररिस्ट आउटफिट्स थे। अब भारत जैसे देश में जब मिलिट्री एक्शंस की बात आती है तो उसको लेकर डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है। ये अटैक किस तरीके के होंगे, किस समय होंगे, किस तरीके की इंटेंसिटी होगी और किस तरीके के टारगेट्स होंगे। नेचुरली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत सरकार की तरफ से ही ये डिसीजन लिए गए हैं, लेकिन आमतौर पर जब ये डिसीजंस लिए जाते हैं तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में इंडियन आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। आप सभी को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत सरकार कितनी सारी मीटिंग्स कर रही थी। इन मीटिंग्स में इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ और इंडियन नेवी चीफ के साथ साथ हम लोगों ने सीडीएस को भी देखा था। इन मीटिंग्स के दौरान सेनाओं की तरफ से अपने अपने प्लान सबमिट किए जाते हैं, और उन प्लान्स के साथ में उनकी कॉस्ट और रिस्क भी मेंशन किए जाते हैं। यानी कि डिसीजन भले ही भारत सरकार का हो, लेकिन वहां पर एडवाइजरी रोल में इंडियन आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, और उनके एडवाइस के बेसिस पर यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश में आपको इतना ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एग्जैक्टली यही चीज कैप्टन शिव कुमार बोल रहे थे। दूसरी चीज, आमतौर पर सरकारों की तरफ से कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स डाले जाते हैं जिनके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, और इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया जाता है ताकि ट्रेड ऑफ बनाए जा सके। मिलिट्री एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के ट्रेड ऑफ्स आपके मिशंस को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और एग्जैक्टली यही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। भारत की तरफ से इनिशियली अटैक करते समय मिलिट्री टारगेट्स और टेररिस्ट टारगेट्स को अलग अलग रखा गया था, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं किए गए थे। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी माइट के बीच में भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 9 टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में डिस्ट्रॉय किया गया था। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का इतना बड़ा फेलियर है जिसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से इस पूरे एपिसोड को देखा जाए तो ये बात सच है कि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रेंट ऐड किया गया था, और इस तरीके के कॉन्स्ट्रेंट भारत पहले भी ऐड करता आया है। 71 में पाकिस्तान को आपने मौका दिया था कि वो आपके एयरफोर्स बेसिस के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सके। 1962 की वॉर में जो हुआ वो भी आप सभी को पता है। कारगिल के दौरान हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, और आमतौर पर इस तरीके के स्टेप्स जब आप लेते हैं तो इसके पीछे आइडिया होता है कि एस्केलेशन लैडर पर चीजों को ऊपर ले जाना नहीं। इनफैक्ट ईरान और यूएस वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि एस्केलेशन लैडर को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के डिसीजंस लिए गए थे। मिलिट्री एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा से चाहते थे कि भारत को एलओसी क्रॉस करनी चाहिए थी, भारत को सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करने चाहिए थे। इनफैक्ट बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स ये भी कहेंगे कि जब हम लोगों ने सीज फायर के लिए अग्री किया था तब हम लोग डोमिनेटिंग पोजीशंस पे थे, और पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों को थोड़ा और डैमेज इन्फ्लिक्ट करना चाहिए था। लेकिन ये सारी कॉल्स पॉलिटिकल होती हैं, और उन पॉलिटिकल कॉल्स के पीछे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो सरकारों को देखने पड़ते हैं। जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, एस्केलेशन लैडर, ऑब्जेक्टिव का अचीवमेंट और आपके लॉन्ग टर्म गोल, इन सभी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि एग्जैक्टली आपके स्टेप्स कैसे होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया गया था तो स्कार्दू से लेकर मलिर कैंट तक भारत सरकार ने यह इंश्योर किया था कि पाकिस्तान में गड्ढे कर दिए जाएं। आज भी आप अगर सैटेलाइट फोटोग्राफ्स देखेंगे
तो पाकिस्तानी एयरबेसेस में बहुत सारे ऐसे हैंगर्स दिखाई देंगे जो टॉपलिन में लिपटे हुए हैं। होप आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर समझ में आई होगी। वैसे पॉलिटिकल लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि डिफेंस को छोड़कर बाकी सारी चीजों के ऊपर पॉलिटिक्स कीजिए, डिफेंस को छोड़ दीजिए प्लीज। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, आप इसरो के बारे में बात कीजिए, बोलिए इसरो लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है और गरीब साइंटिस्ट को टैग कीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।